वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। नहीं तो डिस्कस करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो देखते हैं कि क्या इस नोट्स के ज़रिए आपको एकदम शार्ट तरीके से पढ़ा समझाया जाएगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो और आप पेपर में जल्द से जल्द करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सकें। यह नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और अब मैं इसको देखने जा रहा हूँ कि कैसे आपको यह हेल्पफुल करेगा। तो आइए देखते हैं। मेरा पहला पॉइंट क्या है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब पेपर में पूछ लिया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या आपको मालूम भी रहना चाहिए कि अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक होता क्या है। तो ऐसे पदार्थ जो वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वो अभिकारक होते हैं। अब अभिकारक के बाद उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है वो उत्पाद कहलाता है। जब कोई रिएक्शन होगा या फिर कोई अभिक्रिया होगी, उसके प्रोडक्ट जो उसके उत्पाद से, उसके निर्माण से जो उत्पाद होता है वो जो हमें प्राप्त होता है वो उत्पाद के रूप में होता है। नेक्स्ट उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। भोजन का पाचन जैसे हो गया, भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही बनना आदि रासायनिक अभिक्रिया हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण क्या क्या हो सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण के बारे में हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण क्या क्या होता है। रासायनिक अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन आदि रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण हो सकते हैं। मीन्स इसमें अवस्था में परिवर्तन हो सकता है कि वो दूसरे एक स्टेज से दूसरे मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाए, रंग बदल सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, गैस भी निकल सकता है। आप इन सब चीज़ों के बारे में अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इन सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शन, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल हमने ले लिया। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ यह लेक्चर हमारा अभिकारक हो गया। जो हमारे रिएक्शन में जो हमारा रिएक्शन है, जो रासायनिक अभिक्रिया उसमें जो भाग ले रहा है वो अभिकारक हुआ, ये अभिकारक हो गया। अब इसमें जो भाग लेकर जो हमें प्राप्त हुआ है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ है। आगे हमने ऊपर देखा भी है कि क्या उत्पाद क्या होता है, जो हमें प्राप्त होता है रिएक्शन से वो उत्पाद होता है। तो इसको अब हम न्यूमेरिकली देख सकते हैं कि ये जिंक रिप्रेजेंटेटिव Zn से होता है, प्लस H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल को दर्शाता है और ये हमें प्राप्त हुआ जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकली, ये गैस के रूप में ऊपर चली गई। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब हमारा अगला पॉइंट क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित करते हैं, ये पॉइंट होगा। इससे क्वेश्चन भी बनेगा और आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए और पढ़िए, समझ भी लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तो आप इस पॉइंट को देख रहे हैं कि किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जा सकता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया से पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया में जब संतुलित हो जाएगा तो उसमें अभिकारक और प्राप्त होने के बाद पश्चात रिएक्शन के पश्चात जो उत्पाद प्राप्त होता है प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अब हम अगला देखते हैं चरणबद्ध संतुलित मीटर हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम कैसे चरणबद्ध संतुलित करना मेथड हीट एंड ट्रायल मेथड, ये संतुलित करने का एक मेथड होता है जिसे हम अनुमान तरीका भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसे क्या करना है, रासायनिक समीकरण का प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। दूसरे स्टेप में क्या करना है हमें, दूसरे स्टेप में समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कर लीजिए। दूसरे स्टेप में तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद तीसरे स्टेप में जो हमें करना है सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। जो वो जितना ले सके, मतलब हम अपने हिसाब से लगाते हैं, 2, 4, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उस तरफ देखते हैं जितना होता है बैलेंस हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट चौथे चरण में सभी तत्वों को परमाणुओं को चरण को इसमें 3 की भांति संतुलित कीजिए। अब जैसा जैसा है वैसे वैसा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उस अंक के, तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है दोनों तरफ से। पांचवें चरण में क्या, अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था लिखना। तो ठोस को यस लिखते हैं, लिक्विड को एल से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट प्रदर्शित करते हैं, गैस को जी से करते हैं और जली विलयन को एक्वस से। तो हमारा फेरस जो है ठोस है तो उसको हमने यस से ब्रैकेट में लिख दिया और जल को और जी से लिख दिया, यहाँ लिक्विड रहेगा, H2O लिक्विड, फेरिक ऑक्साइड और ये हमारा हाइड्रोजन गैस ऊपर चला गया। तो हम अब चौथे पॉइंट के बारे में बात करें। छठे चरण में क्या होता है, कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक, कैटालिस्ट जिसे भी कहते हैं, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर नीचे लिखें। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होते हैं, अब हम उसको देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ये पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो अब हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे A + B मिलकर क्या बना, C। तो अब हमारे पास 2 अभिकारक हैं, अभिकारक B मिलकर क्या बनाते हैं, C। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि कोयले, उदाहरण के रूप में हमने पहला उदाहरण देखा कोयले का दहन। कोयले का दहन किस प्रकार होता है, मैंने कार्बन को ले लिया, कार्बन को सॉलिड फॉर्म है और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है। तो कार्बन और ऑक्सीजन को लिया तो हमारे पास क्या बना, CO2 गैस बन गई। दूसरा हमने जल का 2 अभिकारक लिए, हमने हाइड्रोजन 2H2 गैस लिया प्लस O2 गैस, तो हमें लिक्विड मिल गया। 2 अभिकारक लिए तो ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। अब हमें तीसरा उदाहरण क्या है, CaO बिना बुझा चुना। कैल्शियम ऑक्साइड लिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड को लिक्विड में घोलते हैं तो क्या होता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, CaOH
टू का होल ट्वाइस हमें एक्वस के रूप में, जली विलयन के रूप में प्राप्त होता है। जब हम बिना बुझा चूना को वाटर में डालते हैं तो हमें जली विलयन प्राप्त होता है, बुझा हुआ चूना। हाँ, अब इसको रिएक्शन में अगर देखेंगे तो ये हाइड्रोजन में जब हाइड्रोजन पानी में OH माइनस होता ही है और कैल्शियम के पास 2 आयन होते हैं, तो वहाँ से OH माइनस आयन को वो बाहर अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये मिलकर आपस में ये यहाँ का दो आयन ले लेता है, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये CaOH का होल ट्वाइस एक्वस रूप में हो जाता है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अब हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा रिलीज होता है या ऊष्मा उत्सर्जित होता है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। प्राकृतिक गैस का दहन, अब प्राकृतिक गैस के दहन के उदाहरण से देखेंगे। CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन से हमें क्या निकलता है? ऊष्मा। CO2 गैस मिलेगा प्लस जल मिलेगा प्लस ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा प्लस ऊष्मा रिलीज होती है। जब हम मीथेन गैस को CH4 हमारा मीथेन होता है, मीथेन होता है। CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन को लेंगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O लिक्विड के रूप में प्लस ऊष्मा उत्सर्जित होती है। दूसरा हमारा पॉइंट है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो C6H12O6 एक्वस के रूप में होता है, जो ग्लूकोज होता है 6CO2। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा भी निकलता है, यहाँ से निकलता है। अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं। जैसे मैंने एक अभिकारक लिया, ए से हमारा जो अभिकारक है, इससे ये टूट कर कोई एक अभिक्रिया है जो इसको रिएक्ट करेंगे तो ये टूट कर ऐसा कैटालिस्ट या ऐसा उत्प्रेरक डालेंगे कि ये टूट कर 2 उत्पाद हमें देगा। तो क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए तो वहाँ पर वियोजन अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया में पहला उष्मीय वियोजन क्या होता है? ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, जो हम ताप देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, ऊष्मा के द्वारा जो वियोजन होता है उसमें उष्मीय वियोजन कहते हैं। और हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि किस प्रकार अब देखेंगे फेरस सल्फेट। मैंने क्या लिया? फेरस सल्फेट 2FeSO4 को ऊष्मा दिया। ऊष्मा से हीट देने पर क्या हुआ? हमें फेरिक ऑक्साइड मिल गया। क्या मिला? 2Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में मिला। 2Fe3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये SO2 भी हमें प्राप्त हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, 2 गैस हमें प्राप्त हो गया। इसका रंग हरा रंग होता है। इसको हम लोग लिख लेते हैं पेपर में, कभी कभी ये पूछ भी लिया जाता है, इधर कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है मेरे पास? चूना पत्थर CaCO3 सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर हम हीट देते हैं तो ये बिना बुझा CaO प्लस CO2, बिना बुझा चूना CaO और CO2 के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये उत्पाद हुआ। एक दूसरा ये वियोजन उसमें होता है। इसे उसमें वियोजन कहते हैं, क्योंकि ऊष्मा देने पर जो वियोजन हुआ है उसमें वियोजन भी कहते हैं। उसमें वियोजन। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वैद्युत वियोजन। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन जो होता है वैद्युत वियोजन कहलाता है। यहाँ पर हमने क्या हुआ कि विद्युत से वियोजन जो हो रहा था, तो हमने क्या हुआ 2H2O मतलब वाटर ले लिया, इसको इलेक्ट्रिक देने पर गैस और ऑक्सीजन
रिलीज हुआ। तो हमने ये देखा कि ये ऑक्सीजन इसके अंदर ये जो है ये परख नली है, ये पूरा परख नली है मेरे पास। और ये जो ये वाला रॉड ग्रेफाइट का रॉड है, जो पेंसिल में डाला हुआ वो ग्रेफाइट का रॉड ही होता है। एनोड हमने बना लिया, ये कैथोड हो गया मेरा। यहाँ पर एक हमने स्विच लगा दिया। अब ये रबर स्टॉपर हो गया, यहाँ से रबर स्टॉपर। ये कैथोड है। यहाँ अब इसमें हाइड्रोजन है, एक पाइप में ऑक्सीजन था, एक में हाइड्रोजन है। प्लास्टिक का ये मग है, प्लास्टिक का मग ले लिया हमने। ये वाटर हो गया, वाटर भी डाल दिया हमने। पानी देख ही रहे हैं अब यहाँ से हमें इन सब चीज़ों को मिलाने पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है। एक अगर यहाँ पर हम बैटरी लगा देंगे 6 वोल्ट की बैटरी लगाने से। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या होता है। सूर्य के प्रकाश में जो वियोजन होता है वो किस प्रकार होता है। भाई ये देखते हैं, हमने AgCl सिल्वर क्लोराइड AgCl को हमने सूर्य के प्रकाश में हीट किया तो हमें क्या सिल्वर मिला और क्लोराइड मिला, अलग अलग मिल गए। इसे प्रेसिपिटेट भी होता है, इसे प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में हीट करेंगे तो हमें क्या मिल गया, Ag प्लस Br2। हमने एक सॉलिड के फॉर्म में मिला, Ag सिल्वर और Br2 ब्रोमाइड गैस मिल गया हमें। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। इसको तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पूछा भी जाता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं 2AgBr प्लस 2Ag। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि हमारे पास कोई अभिक्रिया हो गया, अब इसको हमें तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो गई। ऊष्मा या प्रकाश, ऊष्मा और ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की अगर आवश्यकता होती है, उसके बाद हमें जो कोई उत्पाद मिलता है तो वहाँ पर जो अभिक्रिया होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। अब हम आगे बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में पूछ लिया जाता है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें जो अभिक्रिया होती है वो जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। इसकी वजह इम्पोर्टेंट होने का यही। तो हमारा फेरस हमने ले लिया, फेरस प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस के रूप में है हमारे पास। तो ये क्या हुआ, जो आयरन होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर को ये यहाँ से बाहर भेज दिया और अपने साथ रिएक्शन कर लिया। तो यहाँ पे हो गया फेरस सल्फेट एक्वस के रूप में और कॉपर को अलग कर दिया सॉलिड फॉर्म में। और यहाँ पर हमने स्टैंड का ये चित्र की सहायता से देख भी लेते हैं। एक स्टैंड है हमारे पास और ये परख नली है, धागा एक लगा हुआ है, कॉपर सल्फेट की तार है, कॉपर सल्फेट का विलयन है और लोहे की कील है। लोहे की कील पर भूरे रंग कॉपर परत जम गई है। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई है। जो लोहे रंग का कील है उसके ऊपर कॉपर रंग की परत जम गई है और कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हो गया है। इस प्रकार दूसरा रिएक्शन क्या है, जिंक जो होता है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट लेने से जिंक अधिक रिएक्टिव होता है, अधिक क्रियाशील होता है। इस कॉपर को वहाँ से
विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन गया, ये कॉपर अलग हो गया। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल के रूप में लिख भी दिया। और ये हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपको दो मार्क्स का पूछ भी सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स का पूछ भी सकता है। अब हम आगे बात करेंगे द्विविस्थापित अभिक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच और आयनों का आदान प्रदान होता है। अब हमने रिएक्शन के थ्रू अब हम देखेंगे किस प्रकार क्या हो रहा है। Na2SO2 एक्वस के रूप में सोडियम सल्फेट ले लिया, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड एक्वस के रूप में है। ये भी तो ये क्या होता है, यहाँ पे द्विविस्थापन दो रिएक्टेंट है, दो अभिकारक हैं। अब दोनों को आपस में विस्थापित होना है। ये BaCl2 क्या हुआ, अब ये यहाँ से बेरियम जो है अधिक रिएक्टिव है, तो इसमें सोडियम को वहाँ से विस्थापित कर दिया, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन गया। और यहाँ पर ये जो हुआ, और ये सोडियम क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पर दो रिएक्शन दो विस्थापित हुए, इसलिए ये द्विविस्थापित अभिक्रिया में आए। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अम्लीय अवक्षेप का निर्माण होता है, सफ़ेद अम्लीय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अवक्षेपण अभिक्रिया पूछ भी लिया जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, तो बेरियम सल्फेट के बेरियम सल्फेट से सफ़ेद अम्लीय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हम देखते हैं उपचयन एवं अपचयन। उपचयन और उपचयन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा, क्योंकि अब टॉपिक है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगा उसी से पूछा जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उपचयन क्या होता है, उपचयन को अब हम देखेंगे। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वहाँ पर उपचयन होता है। बस एक पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो दूसरा पॉइंट क्या है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसी उपचयन कब होता है, जब जैसे कोई ये पदार्थ हो गया, इसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो यहाँ पर जो पदार्थ बनता है तो उसमें वहाँ उस अभिक्रिया में उपचयन हुआ है। तो अब देखेंगे, और जैसे कोई ये कोई अभिक्रिया हो गई, ये अब इसमें अगर यहाँ से अगर कोई ये नीला प्लस ये यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो वहाँ भी अपचयन ही होता है, उपचयन होता है। उपचयन जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन बाहर निकले, उपचयन कहलाता है। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है कि उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। तो उपचयन सीधी बात, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा, मतलब हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा, वहाँ पर उपचयन होता है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जोड़ा तो क्या मिला, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जोड़ने पर हमें CO2 मिल गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन को हमने जोड़ दिया, ऑक्सीजन जोड़ा, तो इसमें उपचयन अभिक्रिया हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं Cu कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड में भी उपचयन हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं CuO प्लस CH2O, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जब हमने इस रिएक्शन में CuO प्लस CH2O में जब रिएक्शन कराया, तो यहाँ से क्या निकला, कॉपर मिल गया प्लस जल निकल गया, क्योंकि उस रिएक्शन से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। हाइड्रोजन का ह्रास होना मतलब बाहर निकल जाना, तो उपचयन कहलाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे अपचयन क्या होता है। अपचयन इसी का जस्ट विपरीत होता है। बस एक याद कर लिए आप, उपचयन अगर याद है तो उपचयन को याद कर लिए, अपचयन याद है तो अपचयन के, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो हम देखेंगे उपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसमें उपचयन में क्या हुआ था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है। जब दूसरा पॉइंट क्या है, जब ऑक्सीजन पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो अपचयन होता है, उसमें हाइड्रोजन निकल रहा था, उपचयन में हाइड्रोजन निकल रहा था और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है। इसको बात को ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि उपचयन अपचयन में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो
अब हम देख लिए कि उपचयन में क्या हुआ था, उपचयन में हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था, मतलब हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, हाइड्रोजन की कमी हो रही थी। ये बात उपचयन के लिए हो रही है, ये बात उपचयन के लिए हो रही है। जब अब क्या हुआ कि अपचयन, जब वहाँ हाइड्रोजन वृद्धि हो रहा है वो अपचयन होता है। तो यहाँ पे इस उदाहरण के जरिए हम देख लेंगे CuO प्लस H2O। अब उष्मा दिए तो यहाँ पर CuO प्लस H2O हुआ, तो इसमें क्या हुआ, ये हाइड्रोजन निकल गया बाहर। हाइड्रोजन जब निकल गया तो ये उपचयन हुआ, इस वाले रिएक्शन से ये उपचयन हुआ। और यहाँ से ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया। तो यहाँ से जिस रिएक्शन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो वहाँ अपचयन होता है, इस बात को ध्यान दे लीजिएगा। तो यहाँ अपचयन हो गया। इस ओवरऑल रिएक्शन में दोनों हो रहा है, मतलब उपचयन अपचयन दोनों होता है। आपको अभी आगे देगा भी कि ये ऐसे रिएक्शन लिखिए जिसमें उपचयन अपचयन दोनों हो, तो ये रिएक्शन आपको लिख सकते हैं, आप लोग ये रिएक्शन लिख सकते हैं। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन अब उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। हाँ, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया पूछ लिया जाता है। तो आप रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें उपचयन अपचयन दोनों हो वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों होता है। यहाँ पर दिया गया है कि इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से कॉपर ऑक्साइड प्लस CH2O को हीट से रिएक्ट करेंगे तो कॉपर प्लस जल बनेगा। तो यहाँ पर हमारा ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया है, रेडॉक्स अभिक्रिया इसे कर सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव क्या होता है, पहला संक्षारण के रूप में। संक्षारण, जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु के ऊपरी परतें कमजोर और संक्षारित हो जाती है। संक्षारण दैनिक जीवन में उपचयन की अभिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, जब कोई ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परतें कमजोर या संक्षारित हो जाती हैं, वहाँ संक्षारण होता है। और दूसरा, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परतें व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण हैं। जंग लग जाता है, लोहे पे कभी जंग लग जाता है, चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है, तांबे के ऊपर हरी पत्ती जम जाती है। आपने घर में देखा भी होगा, ये आपको उपचयन की अभिक्रिया का प्रभाव आप देख सकते हैं। यस दलेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण के धातुओं को बचाया जा सकता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछ लिया जाता है कि ये तो नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछ लेगा कि संक्षारण के प्रभाव क्या है, क्या कैसे ये जंग लगता है और क्या क्या और इससे कैसे बचाया जा सकता है। बात करेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, विकृत गंधिता वसायुक्त तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता अभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाते हैं। जो वसा जैसे तैलीय खाद्य सामग्री या वसा युक्त होते हैं, वायु के संपर्क में लाने से वो उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इन्हें विकृत गंधिता कहते हैं। ये भी कई बार पेपर में एग्जाम में पूछा भी गया है। तो विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि वसा और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं जिससे स्वाद और गंध बदल जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता के रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं। विकृत गंधिता को रोकने का उपाय, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, प्रति एंटी ऑक्सी मतलब एंटी ऑक्सीजनेशन का उपयोग करके,
वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख कर सकते हैं आप। तो अब देख रहे हैं कि अब सब सिस्टम बदल गया है। अब बर्तन को सेफली बनाया जाता है, ढकने वाला बर्तन बनाया जाता है भोजन रखने के लिए। अब वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का होना आवश्यक है। नाइट्रोजन गैस से ये विकृत गंधिता को रोका जा सकता है और शीतलन द्वारा भी विकृत गंधिता को हम रोक सकते हैं। तो बस अब आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में अम्ल क्षार और लवण के साथ। तब तक आप जाने से पहले वीडियो को देख लीजिए पूरा एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब करिए जी, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि अगर अगला वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले मिलेगा। अब क्लास 10th का पूरा लेक्चर यहाँ पढ़ाया जाएगा और सब आसान तरीके में। तो चलते हैं, गुड बाय।